नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। बालाघाट जिले से मामला सामने आया है, जहां आशा कार्यकर्ता को बगैर सैंपल लिए कोविड सेंटर भेजा गया। महिला ग्राम सामनी की रहने वाली है। सेंटर का वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने वीडियो रोकने को कहा और लगातार दबाव बना रहा है कि मीडिया से अगर बात की तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। सीहोर में किसान की आत्महत्या पर मची राजनीति को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मृतक किसान के बेटे का बयान आया है, जिसमें वह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पिता लंबे समय से बीमार थे। 4 ऑपरेशन हो चुके थे और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की है, फसल खराब होने के कारण नहीं की है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। राहत की एक प्रक्रिया होती है, सर्वे के आदेश हो गए हैं। सर्वे जैसे ही कंप्लीट होगा तत्काल सबको राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी बाकी नहीं रहेगा, जिनका भी नुकसान हुआ है हम सभी को राहत देंगे और अधिकतम राहत देंगे, जो दे सकते हैं वो अधिकतम राहत। कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है सर पूरे मामले में। देखिए, कमलनाथ जी ने जो कहा है वो इससे संबंधित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम राहत देंगे, सभी को राहत मिलेगी और इसलिए किसी को चिंता करने की या घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी स्वयं 3 दिन तक गांव-गांव गए हैं, वो अपने जीवन को खतरे में डालकर गए हैं, वोट से गए हैं। रास्ते में हेलीकॉप्टर भटक गया तब भी उसकी चिंता उन्होंने नहीं की और स्वयं किसानों के बीच में पहुंचे हैं। किसानों को मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, इसलिए इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता। दिन ब दिन कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी श्रृंखला में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की, साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की भी अपील की। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बोल सकती है और ट्वीट कर सकती है। सीहोर में किसान के बेटे ने स्वयं बयान दिया है कि बाढ़ आई है तो उनका मन ठीक नहीं था। कांग्रेस का पक्ष समझ में नहीं आता, इसको क्रोकोडाइल टीयर भी कहते हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। ये भ्रम, देखिए वही भी ट्वीट करे, उनकी कोशिश सिर्फ यही है या आदिकाल से यही रही है कि भ्रम फैलाने की राजनीति करो या भय फैलाने की राजनीति करो। भ्रम और भय के दो के बीच का कोई नाम है तो वो कांग्रेस है। केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है और उसका सभी जगह स्वागत है। नौजवान की, खासकर बच्चों की अबोध जिस तरह की घटनाएं हो रही थी, उसमें से आम जन की ये आवाज़ थी कि इस पर बैन लगना चाहिए और लगाया भी। अरे चावल खरीदे तो उन्हीं ने थे ना, उन्होंने गरीब के जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी लगाया तो खंजर की नोक से। ये इसी तरह से करते आए हैं। इल्जाम हम पर लगा रहे हैं, पकड़ा हमारी सरकार ने, सस्पेंड किए हमारी सरकार ने, कार्रवाई की मिलों पे हमारी सरकार ने, हमारी कार्रवाई पे ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार हमारी, यहाँ की सरकार हमारी। आप अपनी गलती को छुपा रहे हो। माफी मांगना चाहिए कमलनाथ जी को इस तरह की खरीदी के लिए। अब कांग्रेस बोल ही तो सकती है, गई तो नहीं होगी वहाँ, जा तो सकती नहीं, ट्वीट कर सकते हैं। किसान के बेटे ने स्वयं ने कह दिया, थोड़ा मन उनका भटका हुआ था और इसके कारण से चित्त जब शांत नहीं होता तो इस दिशा में बढ़े। उनके बेटे का बयान है, बाढ़ आई है, अतिवृष्टि हुई है, वो भी एक पक्ष है।
लेकिन कांग्रेस का पक्ष समझ में नहीं आया। इसको क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस इसको बताने की कोशिश कर रही है? नहीं, कांग्रेस बता सकती ही नहीं है ना, कुछ बताने को क्या है उनके पास में। ये दुखद प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग है, और इसलिए इस पर ट्वीट नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए वास्तविकता से। मंदसौर जिले के कई क्षेत्रों में सोयाबीन की अच्छी फसल खड़ी थी। किसानों को इस बार सोयाबीन की अच्छी फसल पर आस थी, लेकिन किसानों की उम्मीद टूट गई। सोयाबीन की फसल में ऐसा रोग आया जिससे पूरी फसल पीली पड़ गई। रोग इस प्रकार आया कि किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद होने लगी और कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही भी इसमें सामने आई। कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के खेतों में बर्बाद हुई फसलों को देखने के लिए नहीं पहुंचे। किसानों को रोग पर काबू पाने की जानकारी भी नहीं दी। किसानों ने मीडिया के माध्यम से सरकार से भी आस लगाई है कि सरकार हमें मुआवजा प्रदान कर हमारी आर्थिक मदद करें। अब देखना यह होगा कि कृषि विभाग के अधिकारियों की नींद कब खुलेगी और खेतों में जाकर किसानों की फसल देख उन्हें फसल को रोग से बचाने के लिए मार्गदर्शन कैसे देंगे। गरोड से राकेश ग्वाला की रिपोर्ट। हाँ, पिछली बार ज़्यादा बारिश से नष्ट हुई थी। इस बार ये बारिश नहीं हुई तो इसमें पहला रोग लग गया न, बारिश कम हुई इसके कारण सब नष्ट हो गई। कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई किसी ने आपको खेतों में आके आपको सलाह दी कि इस प्रकार का दवाई का छिड़काव कीजिए? किसी ने नहीं दी। सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? यही मुआवजा या बीमा कुछ भी डलने वाला है। कितने खेतों की फसल, आपने कितने बीघे की फसल बर्बाद हुई है इस तरह? 10 बीघा की। 10 बीघा सोयाबीन, 4-5 बीघा का था। क्या रोग लग गया है सोयाबीन में? अगले साल जब बारिश ज़्यादा हुई तो नष्ट हो गई थी, अगले साल भी। इस साल बारिश नहीं हुई, पीलिया रोग लग गया, तो पीलिया रोग से पूरी तरह फसल बर्बाद हो गई है। परिवार पूरा खेती पे निर्भर है। सरकार से हम चाहते हैं कुछ मदद करे, हमारी मुआवजा दे हमको। कृषि विभाग के कोई अधिकारी यहाँ पर अभी तक कोई देखने नहीं आया है। हमको कहा कि कोई इसमें वो दवाई डालो जिससे इसमें सुधार हो सकता है। आप किसी प्रकार की जानकारी नहीं? हमको किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली। बदनावर में हुए एक हादसे में एक दंपत्ति में से महिला की मौत हो गई। सड़क हादसे में घायल दंपत्ति को तड़पता देख पूर्व जिला जनपद अध्यक्ष समाज सेवी मनोज गौतम ने अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अथक प्रयास के बाद भी महिला की जान नहीं बच सकी। गौतम ने अस्पताल के कर्मचारियों के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई। मामला बुधवार रात 9:30 बजे का है। गौतम ने अस्पताल में फोन कर सूचित किया, फिर भी अस्पताल के कर्मचारियों के ढीले रवैये से वे नाराज रहे। मनोज गौतम ने चर्चा में बताया कि मैं बदनावर से लेबर जा रहा था, तभी रास्ते माकनी में सड़क हादसे का शिकार दंपति को तड़पते देखा तो तुरंत गाड़ी में डालकर जिला अस्पताल के लिए निकले, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। वे इंदौर निवासी थे, जिनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। बदनावर धार से राजेश चौहान की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले दबंगों द्वारा एक लड़की को लेकर सरपंच के खेत के पास उसके साथ कुछ अश्लील हरकत दबंगों द्वारा की जा रही थी, जिसका विरोध सरपंच की भाभी भारत भाई ने किया। उसके बाद दबंग मोहनलाल व उसके साथ भारत भाई को जान से मारने की धमकी दी गई। भारत भाई ने अपने परिजन के साथ झारड़ा थाने पर जाकर मामले की सूचना दी, जिसके 4 दिन बाद दबंगों ने महिला के घर पर जाकर युवती व उसके परिवार पर तलवार व लाठी से हमला कर दिया, जिसमें महिला और उसके देवर सरपंच रंगलाल पर हमला किया गया, जिन्हें जिला अस्पताल उपचार हेतु भिजवाया गया है। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। घटनाक्रम ये है कि वो क्या है, मोहन सिंह करके उसका नाम है, उसको गुंडा है और पक्का गुंडा, 1 नंबर गुंडा है। वो एक लड़की उठा के लाए तो उनके साथ में 5-4 लोग भी थे। तो जो ये भाई के साथ में घटना की इन लोगों ने, ये इनकी ज़मीन है, वहाँ इनकी ज़मीन के पास उनको उतारी गाड़ी में से
और वहाँ खेत में बलात्कार करने को बोल रहा उस लड़के को। तो उस लड़के ने बलात्कार से मना करा तो उसको मार पीट किया। तो ये बाई जो इसको मारी अब्बी, इस बाई ने कहा कि मेरी खेती में आप बलात्कार मत करो, आप यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ से तो उस दिन तो चले गए, जिसके बाद में 4 दिन बाद में उन्होंने प्लान करा मोहन सिंह ने, फिर पूरी गाड़ी भर कर लेकर वो आए। तो जैसे डायरेक्ट आए, जैसे इस बाई का क्या नाम, इस बाई का भरत बाई के घर गए। भरत बाई के घर जाने के बाद में फटाफट इस बाई को तलवार से और लाठी से चालू कर दी। और किन परिवार के किन और परिवार को श्यामलाल को भी लगी, और अभी वर्तमान में सरपंच रंगलाल जी आप गए थे, उनको भी लगी, वो भी एडमिट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल जी चौधरी है, पूर्व सरपंच नारायणा। नजूल एनओसी की अनिवार्यता समाप्त करने को लेकर जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचा। राजानी ने बताया कि जिला शहर कांग्रेस कमेटी के निवेदन पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास कराया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासनकाल में देवास शहर में लगने वाली नजूल एनओसी को लेकर यह निर्णय हुआ था कि उक्त एनओसी की अनिवार्यता को निरस्त किया जाए, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद उक्त निर्णय आज तक देवास शहर में लागू नहीं किया गया, जिससे देवास शहर के लोगों को नजूल की एनओसी के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ रही है और इसी निर्णय को लागू करने के लिए जिला कलेक्टर से मांग की है। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। देवास में किसी भी मकान की निर्माण की अनुमति और नगर निगम से मांगी जाती है तो उसमें नजूल के एनओसी की अनिवार्यता कर दी गई है पिछले कई सालों से। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का इकलौता बिरला ऐसा देवास शहर है जहाँ पर इस तरीके का आदेश तत्कालीन कलेक्टर द्वारा निकाला गया था और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को देखते हुए वो देवास की जनता त्राहिमाम है इस समस्या को लेकर। आम जनता इतनी परेशान है, तब हमने इस मुद्दे को उठाया था। कमलनाथ जी की सरकार थी, कैबिनेट में माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था शहर कांग्रेस के निवेदन पे और वहाँ से गजट नोटिफिकेशन भी आ चुका है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और चूँकि 18 मार्च को हमने तत्कालीन कलेक्टर को भी आवेदन दे दिया था और 24 तारीख को लॉकडाउन लग गया था, तो इसलिए पूरी तरीके से उस पर आदेश जारी नहीं हो पाए थे। आज फिर हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे, बात चर्चा करने इस संबंध में कि नजूल की एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए या उसका सरलीकरण कर दिया जाए, जो मध्य प्रदेश शासन की मंशा है। शासन भी चाहता है, देवास की जनता भी चाहती है। अगर 2-4 जनप्रतिनिधि न चाहते हैं तो उनको छोड़ो है, जरूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि चाहे उसके हिसाब से सब चले। जनता जो चाहती है उस हिसाब से फैसले होना चाहिए। हमने आज अनुरोध किया है माननीय कलेक्टर महोदय से, उन्होंने कहा है कि मैं इस फाइल को दिखवा लेता हूँ, संज्ञान में उनके लाए हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सुलझे हुए कलेक्टर हैं और देवास का सौभाग्य है कि पहली बार ऐसा संयोग बना है कि नगर निगम के प्रशासक भी चंद्रमौली शुक्ला जी हैं, देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी चंद्रमौली शुक्ला जी हैं और देवास कलेक्टर भी चंद्रमौली शुक्ला जी हैं। मतलब केवल कुर्सियां भर बदलना है, व्यक्तित्व तो एक ही है। अब उन पर निर्भर करता है कि इसका आदेश कितनी जल्दी वो निकालकर जनता को राहत पहुंचाते हैं। प्रदेश में उपचुनाव आने वाले हैं और राजनीति अपने चरम पर है। इसी सिलसिले में ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से पहले बुंदेलखंड के लगभग 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। इन युवाओं ने अर्धनग्न होकर बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 22 बागी विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और इन सभी का पुतला बनाकर घसीटते हुए पूरे शहर में निकाला। इन पुतलों पर सभी 22 बागी विधायकों के फोटो लगे हुए थे और इन्हें रस्सी के सहारे घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। प्रदर्शनकारी युवाओं का आरोप है कि इन बागी विधायकों ने लोकतंत्र की हत्या की है, इसलिए यह विरोध प्रदर्शन करके जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। बागी विधायक और मंत्रियों ने जो जनता के विश्वास को लूटा है, उनको जागरूक करने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है।
लेकिन जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने इन्हें पड़ाव पुल पर बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से सभी पुतलों को जब्त किया। बताया जा रहा है कि युवक बुंदेलखंड से आए थे। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। आज ग्वालियर चंबल में मैं ये रैली इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि जो लोकतंत्र की इतने बड़े स्वरूप में हत्या हुई है, आगे आने वाले समय में ये हत्याएं लोकतंत्र में ना हो और आने वाले विधायक और नेताओं के अंदर लोकतंत्र के प्रति एक डर का भाव बना रहे। और मैं सभी यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी कीमत पर यह 25 विधायक विधानसभा जीत के ना जाएं। अगर भारत देश में लोकतांत्रिक संस्था है तो क्या ये पार्टियां कहती हैं कि हम भाजपा केवल पार्टी देश का विकास करेगी, तो क्या ये देश मान के चले कि आजीवन भाजपा का ही शासन रहेगा। इसलिए आज हम इस संस्था को जिंदा करने के लिए पूरे संभाग ये अपने पूरे ग्वालियर को अपन गोलेपुर तक ये रैली ले जाएंगे। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की रैली किस चीज की निकाल रही है, आप कर क्या रहे हैं अभी यहाँ ये रैली का उद्देश्य लोकतंत्र बचाओ। पुतले वगैरह भी घसीट रहे हैं। पुतलों का उद्देश्य इतना है कि ये लोग सारे हैं जिन्होंने इस लोकतंत्र को हत्या किया। ये जैसे कि ज्योतिराज सिंधिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इसमें मुन्ना लाल गोयल, गोविंद सिंह राजपूत, ये अन्य लोग हैं। तो आप कहाँ से हो? और जी मैं ओरछा आजादपुरा से हूँ। सुनील राजा। किन किन लोग शामिल हैं आपके? यहाँ मेरे जो भी मित्रगण हैं, ये कोई छतरपुर से, कोई पन्ना से, कोई सागर से, कोई पूरा बुंदेलखंड है। अपना अधरंग प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या विरोध दर्शाना चाहते हैं? मैं यही दिखाना चाहता हूँ जब जब ऐसे जनता पर अत्याचार होंगे, जो 18 लाख लोगों का मत का दुरुपयोग किया गया, उस परिस्थिति को मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग खड़े। आज इनको घसीट रहे हैं आप, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? किस तरीके से? यही प्रदर्शन है या घसीटते हुए ले जा रहे हैं? कितने लोगों को? जी कितने विधायकों? 24 23 विधायक। 23 विधायकों को। आप सब छात्र हैं? जी बेरोजगार। ठीक। सर आज जो लोग रैली निकाल रहे थे, किस तरीके का? पता नहीं, कोई रैली नहीं है। अनावश्यक रूप से, अवैधानिक रूप से 10-12-15 यंग लड़के जो बदन पे कपड़े भी नहीं पहने हैं, कुछ पुतले टाइप के घसीटते हुए जा रहे थे। मार्ग में भी व्यवधान हो रहा था। मंत्री के पोस्टर लगे हैं जी। अब हम लोग पता करेंगे क्या मैटर है, लेकिन जो उनका तरीका है वो टोटली गलत था। छात्र छतरपुर से आए हैं, अब हम लोगों को ABCD कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता लगा था कि अव्यवस्थित तरीके से पुलिस करनी है। नहीं, ये पुलिस ही तो लोग किया है, ये पुलिस ने ही तो किया है। लोगों को गिरफ्तार कर दिया। हाँ, अब हम बाद में देखेंगे, ठीक है, बात करते हैं। देवास के हाट पिपलिया थाना अंतर्गत ग्राम डेहरिया साहू में विवाद हुआ, जिसके चलते दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया और दोनों की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक संतोष और प्रभुलाल पाटीदार की मौत हुई। ग्रामीणों के अनुसार विवाद का कारण जमीनी विवाद हो सकता है। दोनों मृतकों को पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया गया। हाट पिपलिया TI पंकज द्विवेदी ने बताया कि प्रभुलाल ने भी बाद में जहर पिया। संतोष के सर पर गहरी चोट का निशान है, जो मृत्यु का कारण हो सकता है। विवाद में दोनों की मृत्यु होने पर पूरे गांव डेहरिया में शोक का माहौल है। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। कानवन थाना अंतर्गत ग्राम जलोद खेता में पवन चक्की में फंसे युवक को रेस्क्यू टीम ने गुरुवार को मृत अवस्था में निकाला। मृतक मनोहर मानसिक रूप से विकृत था। बुधवार रात वह पवन चक्की के ऊपर 350 फीट चढ़ गया था और नीचे पत्थर फेंक रहा था। चौकीदार ने समझा चोर है। आवाज लगाने पर घबराने के कारण वह 160 फीट नीचे लिफ्ट में गिरकर जख्मी हो गया। दोनों पैर टूट जाने एवं रीढ़ की हड्डी भी टूटने से दर्द के कारण रोता रहा। बाद में उसकी आवाज आना बंद हो गई। सुबह पवन चक्की के ऊपर जाकर देखा तो वहां से लिफ्ट में किसी के होने का पता चला। रेस्क्यू टीम ने नीचे उतारने पर घटना का पता चला। शव को सरकारी अस्पताल बदनावर लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, कानवन थाना TI KL गहलोत भी मौके पर पहुंचे थे। धार से राजेश चौहान की रिपोर्ट। उमरिया जिले में FCI की टीम जांच करने पहुंची, वहीं नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक नियमित जांच बताकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। गौरतलब है कि कोविड-19 के मद्देनजर जिले से दूसरे जिलों में
घटिया चावल भेजा गया, जिसकी सैंपलिंग करने 3 सदस्यीय टीम यहां पहुंची थी। उमरिया जिले में घटिया चावल की बंटे जिसकी जांच के लिए एफसीआई की टीम पहुंची। आपूर्ति निगम के मिलरों से धान की मिलिंग करवाकर चावल भंडारित करवाया गया है। वहीं जिले में लगभग 5 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, जिसकी मिलिंग जिले के 16 मिलरों द्वारा करवाई गई। अप्रवासी मजदूरों को प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क रूप से दिया गया चावल छतरपुर, सागर, दमोह, डिंडोरी आदि जिलों में भेजा गया। हालांकि उसमें नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 8,000 रुपये प्रति लाट लेकर चावल को बाहर का बाहर ही भिजवाया गया। अभी भी जो चावल जिले में भंडारित करवाया गया उसमें भी घटिया किस्म का चावल स्टैक के भीतर रखवाया गया है और कुछ ठीक किस्म के चावलों की बारी स्टैक के बाहरी परतों में रखवाया गया है, जिसमें कभी कोई जांच करने आए तो अमानक और तय मात्रा से अधिक ब्रोकन का चावल बाहर न निकल सके। इस मामले में जब जांच करने गई 3 सदस्यीय दल से बात करने का प्रयास किया गया तो वो भागते हुए नजर आए। हालांकि नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक ने बताया कि सतना से एफसीआई के गणेश सिंह, अमित सिंह और दुबे जी आए हैं। इस मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक सत्यदेव ने कहा कि वह रूटीन जांच है। एसीआई की टीम आई है। वहीं जब पूछा गया कि केंद्र सरकार द्वारा घटिया चावल वितरण के मामले पर संज्ञान लिया गया है तो क्या उसके मद्देनजर ये टीम आई है। एफसीआई की टीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है, चावल का निरीक्षण कर रही है। पूरे प्रदेश स्तर पे मामला उठा हुआ घटिया चावल का, जो मिलरों द्वारा घटिया चावल जमा किया गया है, उसी के तारतम्य में आए हैं। क्या मामला है? हाँ, यहाँ वो उसी तारतम्य में जांच हो रही है। तो यहाँ कितने मिलरों का चावल जमा है? यहाँ 16 मिलरों का चावल जमा हुआ है। और क्वालिटी क्या है उनकी? क्वालिटी जो रिफ्लेक्शन में रखा है, जो उसका जो नॉर्म्स होता है उसमें डिपॉजिट है, उसी का निरीक्षण हो रहा है, रिकंडीशन। बहुत सारे लोग आरोप लगाए थे आपके ऊपर कि 8,000 रुपये लाट लेकर के आपने घटिया किस्म का चावल जमा करा दिया। आरोप लगाने वाले तो लगाते रहते हैं उनका कोई हंडी के मुंह पर तस्तरी उनका, और आदमी का मुंह कौन पकड़ सकता है। 17 प्रकार की बातें करते हैं। जो रिफ्लेक्शन में है, नॉर्म्स में और डिपॉजिट किया गया है, उसी का ये निरीक्षण दल जांच कर रहा है एफसीआई का। सैंपल यहाँ करेंगे या नहीं, सैंपलिंग तो यहाँ ले जाएंगे। सैंपलिंग यहाँ कर रहे हैं, करेंगे अपने हेडक्वार्टर पे, या सतना हेडक्वार्टर पे करें या भोपाल हेडक्वार्टर पे करें। इसके बाद फिर भी अनुमति देंगे। ये 3 लोग आए हैं। क्या नाम है? एक तो दुबे साहब करके हैं, ये आपके सतना एफसीआई, और एक अमित सिंह करके हैं, और एक गणेश सिंह करके हैं। अब वो हेडक्वार्टर उनका सतना ही है, रीजनल ऑफिस सतना, भारतीय खाद्य निगम। जी। गौरतलब है कि नागरिक आपूर्ति निगम और मिलर के बीच की साठगांठ से गरीब आदिवासियों को घटिया चावल खाना पड़ रहा है और दोनों अपनी कमाई में व्यस्त हैं। वहीं जांच दल भी संदेह के घेरे में है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि जिले में पीडीएस के स्तर सुधरेगा। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने चावल पर हो रही राजनीति को लेकर कहा कि जो चावल वाला विषय है उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही सख्त कार्यवाही की है। मिलर के खिलाफ एफआईआर हुई है, पूरी जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार अपने स्तर पर जो भी कर सकती है वह सारी की सारी कार्यवाही सरकार के द्वारा की जा रही है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मेट्रो के काम में तेजी आए, इसलिए मेट्रो को कॉरपोरेशन के रूप में परिवर्तित किया गया है कंपनी को। अब इसमें भारत सरकार के चेयरमैन होंगे, 5 सदस्य भारत सरकार के होंगे, 5 राज्य सरकार के होंगे, एमडी राज्य सरकार की ओर से होंगे, चेयरमैन भारत सरकार की ओर से होंगे। इसमें सब टेक्निकल एक्सपर्ट ज़्यादातर होंगे और इसलिए निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में लिया है कि कॉरपोरेशन के माध्यम से ये काम तेज़ी से आगे बढ़े और हमें विश्वास है कि अगस्त 2023 तक हम लोग भोपाल और इंदौर में मेट्रो शुरू कर देंगे। सर, भोपाल में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन डेट का विरोध भी देखने को मिला। आज ब्रिज हो या स्मार्ट सड़क हो, देखिए कहाँ पे सर अभी तक स्मार्ट सिटी के काम कंप्लीट हो चुके हैं सर? पहली चीज़ तो स्मार्ट सिटी की योजना माननीय मोदी जी ने देश में प्रारंभ की। कांग्रेस के समय में तो कोई ऐसी योजना होती नहीं थी और मध्य प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी में चयन किया।
और सातों शहरों में तेज़ी से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा था। माननीय कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद सभी स्मार्ट सिटी की फंडिंग रोक दी गई, स्मार्ट सिटी के काम बंद कर दिए गए, स्मार्ट सिटी का पैसा दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया और इस कारण से 1.25 साल में स्मार्ट सिटी के काम प्रभावित हुए हैं। अब हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं, लगातार हर सप्ताह हम समीक्षा कर रहे हैं और जल्दी इसमें तेज़ी आएगी। भोपाल इंदौर में काफ़ी काम हुआ है, बाकी 5 जगह और काम तेज़ी से हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा है, मेरे तो 4 लोग तो सरकारी संस्थाओं से खाद सुभाष यादव बंटवाते थे और ये हर बार का मामला है। और ये भी कहा है कि विशेष 20 आदमी को ही वो खाद दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय स्वराज जी ने किसानों को 0% इंटरेस्ट पर -10% तक पर खाद बीज उपलब्ध कराया है और अग्रिम भंडारण की हम लोगों ने सुविधा दी है। अगर किसान को जून में खाद की आवश्यकता है तो वो मार्च, अप्रैल, मई में भंडारण कर सकते हैं। कांग्रेस के समय खाद को लेकर लाठीचार्ज होता था, पूरे प्रदेश में नकली खाद बेचा जाता था। नकली खाद ना बिके इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरिया कोटेड खाद देश में किसानों को अच्छा खाद मिले, इसके लिए यूरिया कोटेड खाद शुरू किया। अब ना खाद में मिलावट है और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं पर भी खाद को लेकर कोई शिकायत किसानों की तरफ से नहीं आई है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज मिले। ये तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने सोसाइटियों को, कोऑपरेटिव सेक्टर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कर्ज माफ़ी के नाम पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर कर्जा डाल दिया, जिससे कि सारी की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ डिफ़ाल्टर हो गईं। अगर माननीय स्वराज जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो इस साल किसानों को कोऑपरेटिव से खाद बीज मिलता ही नहीं। इसलिए कांग्रेस को इस मामले में बोलने में नैतिक रूप से कोई बोलने का अधिकार नहीं है। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूलने के मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, सिर्फ ट्यूशन फीस स्कूल वाले ले सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में निर्देश दिए हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है और जिन गरीब बच्चों के पास लैपटॉप या मोबाइल नहीं है, उनकी दूरदर्शन के माध्यम से टीवी के द्वारा पढ़ाई करवाई जा रही है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। अभी देखा गया है कि शिक्षकों, जो खासतौर पर प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं, उनसे सेवाएं तो ली जा रही हैं, लेकिन उन्हें जो पारिश्रमिक है वो निजी स्कूल के मालिक या संचालक नहीं दे रहे हैं। उनकी अपनी परेशानी। देखो, निजी स्कूलों पर सरकार का एकदम बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं है ना। फीस वाले मामले में फीस एक्ट पे भी हम फाइनल डिसीजन करने जा रहे हैं, फीस पे भी हम कानून बना रहे हैं। शिक्षकों का जहाँ तक सवाल है, शिक्षकों को श्रम कानून के अधीन उनके सारे कटना प्रावधान किया गया है। यदि कोई के साथ ऐसा होता है तो उनको वहाँ पर शिकायत करनी पड़ेगी या कलेक्टर को शिकायत करें। हमने सब शिक्षकों को बोला है कि यदि कोई का वेतन काटा गया है, वो पढ़वा रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं, तो विद्यालय प्रबंधन गलत कर रहा है। उसके लिए कलेक्टर को कहा गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। 13,000 स्कूल पर सरकार बंद करने? नहीं, गलत जानकारी आपको। कोई 13,000 स्कूल बंद करने नहीं जा रहे हैं। हम तो हर साल रिपोर्ट तैयार होती है, कहाँ कितने विद्यार्थी, कहाँ शिक्षक है, कहाँ नहीं है, समीक्षा होती है। उसमें फिर जिसे पास अब भोपाल में यदि 1 किलोमीटर के अंतर्गत 2 प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं और 2-2 बच्चे हैं उनमें, तो उनमें से जिसमें ज़्यादा बच्चे उसके साथ उसको मर्ज करेंगे, वहाँ के स्टाफ को मर्ज करेंगे। ये उसमें प्राथमिक स्कूल में 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी का मर्ज करने का भी प्रावधान नहीं है। कितने स्कूल हैं प्रदेश भर में? अभी आ रहे हैं, सब आंकड़े आ रहे हैं। साहब, आपके विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, किस तरह का आपको जो जहाँ आत्महत्या के प्रकरण आ रहे हैं, उस सब के कारण दूसरे हैं, उस परिवार के लोग ही कह रहे हैं। केवल उसको बना करके अब किसी किसान का
बीमा में नाम छूट गया किसी गांव का, वो 2019 में कांग्रेस की सरकार थी, वो सूची अब आई। हमारी सरकार ने तो 2019 का बीमा भी की जो प्रीमियम राशि थी वो हमने जमा कराई है, 2018 की भी हमने जमा कराई, 2018 की राशि ढल चुकी है। अब 2019 की जो राशि आना है, हम पहले 6 तारीख हमने तय की थी, उसको 8-9 तारीख पे करने जा रहे हैं। जितने लोग उसमें पात्रता मानते हैं उन सबको कर रहे हैं। कुछ जगह पर बैंकों की गलतियों के कारण से उन किसानों को पात्रता मारे थे, उनके ड्राफ्ट कटिंग रिपोर्ट ऐसी थी जिसमें बीमा मिल जाए, लेकिन बैंकों ने समय पर पैसा नहीं भेजा। उनके खिलाफ भी हम कलेक्टर को बताया है कि ऐसे सब दूर निकाल करके और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर, अभी आपने एक बात कही। कांग्रेस ने कोरोना को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गंभीर नहीं है। इस आरोप पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है, लोगों को बचाने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। देखिए, निश्चित रूप से पूरे दुनिया में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हिंदुस्तान में भी तेज़ी से फैल रहा है, पर मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार पूरी तरह जनता को बचाने में लगी है। अब कांग्रेस के नेता यदि ऐसी बातें करेंगे तो वो समय भूल गए जब कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में जब कोविड को लेकर समीक्षा होनी थी तो कमलनाथ जी आइफा को लेकर समीक्षा कर रहे थे। जब कोरोना की किट खरीदी जानी थी तब वो हीरोइनों के कमर में हाथ डाल के गलभैयाँ कर रहे थे। जब कोरोना टेस्ट के लिए लैब डेवलप करना था तब कांग्रेस की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जाम से जाम फिल्म अभिनेताओं के साथ टकरा रहे थे। कांग्रेस की सरकार यदि तैयारी कर लेती तो मध्य प्रदेश की ये स्थिति नहीं बनती। कोरोना की तैयारी के लिए मैं बधाई दूंगा शिवराज सिंह चौहान जी को कि उन्होंने शपथ ली और सबसे पहला यदि कदम उठाया तो कोरोना की रोकथाम के लिए उठाया, क्योंकि ये महामारी है। पर हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ इसकी रोकथाम में लगी है और हम आगे भी जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। मध्य प्रदेश में लागू होने वाले मॉडल एक्ट के विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने गुरुवार को राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से आए अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने 3 सितंबर से मॉडल एक्ट के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है, जिसको लेकर मंडी समिति के अधिकारी और कर्मचारी अरेरा हिल्स स्थित मंडी बोर्ड के कार्यालय पर एकत्र हुए और एक रैली के शक्ल में वल्लभ भवन की ओर रवाना हुए। लेकिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। लगभग आधे घंटे तक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसमें इन कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। इस दौरान पुलिस की लाठी से एक कर्मचारी घायल हो गया। आंदोलनकारी कर्मचारियों के मुताबिक मई 2020 में भारत सरकार के अध्यादेश से मंडी क्षेत्र को कम किए जाने सहित फीस मुफ्त किए जाने से मंडी की आय काफी कम होने से कर्मचारी और अधिकारियों को वेतन, भत्ते और पेंशन प्रभावित हो गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 16 जुलाई 2020 को सामूहिक अवकाश लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।